हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था आपका 31 जनवरी 2021 में, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपका नई क्वेश्चन बनाया जाता है। उसी बेस पर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था वर्ष 2021 में, यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का क्वेश्चन है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। यह जो क्वेश्चन है आपका पेपर 1 का है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, 1 से 30 तक का जो प्रश्न मिलेगा आपको, ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला यहाँ पर कथन दिया है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कथन है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो ये कथन तो गलत होगा। ऐसे कथन का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या है तो उस पर प्रभाव पड़े। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ये भी कथन क्या है, गलत है, नकारात्मक कथन है। चौथा है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। हाँ, यह कथन आपका सही है। यानी विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न 2 है, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य करने के लिए समरूपक इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, समरूपक इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 1st राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अधिगम कठिनाई से जूझ रहे हैं वैसे बच्चों के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे बच्चे के लिए अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका 2nd राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। क्या है, अपसारी चिंतन। ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख क्या है, लक्षण है कौन, अपसारी चिंतन। ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 कहता है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा। पहला है यहाँ पर कथन, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना यह अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम नहीं हो सकता है। तो पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, अनुकरण या नकल और दोहराना। यह भी क्या है, अध्यापन अधिगम के लिए प्रभावशाली तरीका नहीं है। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन कहता है, विषय वस्तु को यत्रवत याद करना। तो विषय वस्तु को रटवाना नहीं है, ये भी कथन क्या है, गलत है। चौथा है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। हाँ, ये कथन सही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना है, यह क्या है, अध्यापन अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, प्रभावशाली माध्यम। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन 6 कहता है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि तो देखिए एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विश्लेषण? क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होती है? अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, त्रुटियों की जो समझ होती है वह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। इसलिए एक अध्यापिका को कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटियों की समझ जो होती है वह अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होती है? अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के लिए जो ना महत्व होती है त्रुटियों की समझ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? देखिए अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए। ठीक है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न कहता है कि शर्मिंदगी, तो देखिए शर्मिंदगी जो होती है वह बच्चों में बच्चे जो जब शर्मिंदगी करेंगे तो क्या है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, बच्चे जब शर्मिंदगी महसूस करेंगे यानी शर्मिंदगी करेंगे तो उसका क्या है संज्ञान पर क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो अधिगम का संरचनात्मक विचार जो है ना यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो है ना ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे जो है ना कक्षा में ना एक्टिव रूप से सीखते हैं, एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे जो है ना ज्ञान की संरचना में क्या है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 1st राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो देखिए अधिगम के लिए जो है ना यह धारणा उपयुक्त आपका योग्यता सुधार्य। ठीक है, योग्यता सुधार्य जो है ये आपका अधिगम के लिए क्या है? निम्न से कौन सा धारणा उपयुक्त होगा? तो अधिगम के लिए जो धारणा है आपका योग्यता सुधार्य। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो देखिए अन्वेषण और संवाद। ठीक है, अन्वेषण और संवाद ये जो परिपाटी है यह विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ठीक है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं होना चाहिए बच्चे में। यदि बच्चे के अंदर भय है तो अधिगम नहीं सीख सकता है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया वह नहीं कर सकता है, अधिगम वह किसी चीज को नहीं सीख सकता है। तो बच्चे में अधिगम के लिए सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 1st राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो यह आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, क्या होगा? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन आपका क्या होगा? 2nd राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के विकास का जो प्रभाव है ना, बच्चों के विकास पर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता जो है ना, बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लय वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो देखिए, इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक्य जो होता है ना, लय वाइगोत्स्की के भाषा चिंतन सिद्धांत के अनुसार इस तरह का जो वाक्य है क्या दर्शाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है यह दर्शाता है स्वनियमन। क्या दर्शाता है? स्वनियमन दर्शाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, स्वनियमन। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने में। ठीक है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना यह है आपका मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन जो है ना रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है? तो पिता का यह कथन जो है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ना ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट राइट आंसर होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका जो है ना देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। देखिए ये जो है ना नैतिक विकास को जो है ना यह प्रथागत चरण को दर्शाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में जो कथन जो है ना ये आपका विद्यालय का समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। विद्यालय जो है ना यह समाजीकरण का द्वितीय कारक होती है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक होती है। ठीक है, यह क्या है? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन सही है। बच्चों के समाजीकरण का प्रथम जो होता है ना प्रथम संस्था होती है, समाजीकरण की प्रथम संस्था होता है उसकी परिवार। ठीक है, और द्वितीय संस्था जो होती है उसका विद्यालय होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। बुद्धि जो है ना अनेक बुद्धि का जो सेट होते हैं ना वह बुद्धि जो होता है ना बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। ठीक है, बुद्धि जो है विभिन्न प्रकार की बुद्धि जो है ना अनेकों प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने। प्रश्न कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो विकास का मुख्य गुण होता है विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो विकास के संदर्भ में विकास क्या होता है? बहुयामी होती है। क्या है विकास? क्या होता है? बहुयामी होती है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की लय वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, लय वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में टेंस के महत्व पर जोर देता है। तो यह जोर देता है आपका सांस्कृतिक उपकरणों पर। ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक उपकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को टेंस के रूप में वर्णित करते हैं। तो यह वर्णित करता है स्कीमा या मनोबंध के रूप में। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में जो है ना, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, चाहे बच्चे किसी भी वर्ग का हो, ठीक है। हर बच्चे के लिए शिक्षा समान रूप से प्रदान होनी चाहिए एक समावेशी कक्षा में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर रहेगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो यह है आपका उपयुक्त कौन सा है? यह आपका छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, जो छात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं उसके लिए क्या है, कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का जो क्रम होता है, तो बच्चों के विकास का क्रम होता है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ये तीन अवस्था होती है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का जो क्रम होती है, ठीक है। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। यह क्या है? बच्चों में जन्म से किशोरावस्था तक विकास की क्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह लास्ट प्रश्न आपका सीटीपी का है। प्रश्न के एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षाओं में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 2021 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो आपका प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। यदि आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपको प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।